डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद काकाणी आज आपको YouTube ITI एकेडमी चैनल पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के जो द्वारा जो है फिटर ट्रेड के लिए फिटर टेक्नीशियन बी के लिए जो विज्ञापन संख्या 305-306 था उसके तहत फिटर टेक्नीशियन बी की पोस्ट के लिए 2 जून 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका टाइम पीरियड था 2 घंटे, इसको अपन डिस्कस करेंगे। और आज जो डिस्कस करेंगे उसके बाद अपन इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे सवाल बनते हैं उसके बारे में मैं आपको वीडियो लेसन भी दूंगा। इसका जो है जहाँ जहाँ समझाने का होगा मैं समझाता भी हूँ और समझाऊंगा भी। और आप उसके बाद इस पेपर को पूरा करने के बाद में मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा जो इससे रिलेटेड है, जिसके सवाल बार बार बनते हैं। ये पेपर मैकेनिकल ग्रुप का है, तो फिटर है आपका, डीजल मैकेनिक है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, मोटर मैकेनिक वगैरह है। तो ये जो फिटर ट्रेड के लिए है, तो ये उन सब के लिए मैकेनिकल ट्रेड की जितनी भी ट्रेड्स है आईटीआई की, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो जरूर उसको ध्यान से सुने, देखें। ये जो पेपर था ये 2 घंटे का पेपर था, जिसके अंदर 80 क्वेश्चंस हैं। इसमें 80 क्वेश्चंस कितने आने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का है। और अगर क्वेश्चन सही होता है तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलेंगे, और अगर क्वेश्चन गलत होता है, मतलब उसका आंसर गलत हो जाता है, तो प्रत्येक प्रश्न के आंसर अगर गलत होता है तो 1 नंबर प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको काटा जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। अपन इसका पेपर में देखते हैं। देखो, इसमें कुछ चीजें हिंदी में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं। मैं आपको इंग्लिश में बोलूंगा, इंग्लिश में जो इंग्लिश की लैंग्वेज बोलूंगा, लेकिन आपको समझ में आएगा। तो आप इंग्लिश वाला पार्ट जैसे हमेशा ध्यान रखें, आप इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें और इंग्लिश को समझें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील रेफर टू। एक्चुअली क्या होता है, देखो ड्रेसिंग जो करते हैं अपन, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग क्यों की जाती है? जब ग्राइंडिंग व्हील क्या काम आता है? देखो, ग्राइंडिंग व्हील जो है आपका किसी जॉब की सरफेस को फिनिश करने के लिए काम में आता है। अब ग्राइंडिंग व्हील के जो दांते होते हैं, जो उस पे पॉइंट बनाए जाते हैं ड्रेसिंग के द्वारा, वो ग्लेजिंग हो जाते हैं या डल हो जाते हैं। ग्लेज मतलब चमक आ जाती है, उसकी व्हील चमका हो जाता है, और उसके दांते ब्लंट हो जाते हैं, भोटे हो जाते हैं, मतलब उनके दांतों की कटिंग की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और वो चमकीला सा हो जाता है व्हील। और मतलब ग्लेजिंग एंड लोडिंग जिसे कहते हैं अपन, ग्लेजिंग एंड लोडिंग। तो ग्लेजिंग और लोडिंग को रिमूव करने के लिए अपन उसकी ड्रेसिंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो है रीस्टोरिंग, इसको बोलेंगे अपन रीस्टोरिंग ऑफ द कटिंग टूल एक्शन ऑफ द व्हील। मतलब जो है रीस्टोरिंग प्राप्त करना किसकी? कटिंग टूल, कटिंग एक्शन की। तो आपका जो ड्रेसिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील है, उसकी जो ड्रेसिंग करते हैं, वो जो उसे कटिंग के दांते हैं किसके? ग्राइंडिंग व्हील के, उनको पुनः वापस अपने रीस्टोर करने के लिए अपन इसकी ग्राइंडिंग व्हील की अपन ड्रेसिंग करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका, द प्रोसेस of producing a flat sheet for a bolt head at the opening of a drilled hole। जहां ड्रिल होल होता है, उसकी ड्रिल होल की जो ओपनिंग है, जहां पर आपने बोल्ट लगाना है, तो उस जगह अपन कौन सा प्रोसेस करते हैं? एक्चुअली जैसे बोल्ट या वाशर जहां लगता है और वो ड्रिल होल है, तो उस जगह अपन स्पोर्ट पेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्पोर्ट पेसिंग। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आंसर होगा बिंदु मुखन या स्पोर्ट पेसिंग। 3, आकार की अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ये डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज नोन एज। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम जो साइज होती है किसी पार्ट्स, एक्चुअली देखो लिमिट फिट्स और टॉलरेंस, ये पूरा बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें से सवाल आता ही आता है। किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे तो लिमिट फिट्स और टॉलरेंस से सवाल जरूर आएगा। इस पेपर में भी कम से कम 2 या 3 सवाल इससे रिलेटेड आए हुए हैं। तो अपन देखते हैं कि जो टॉलरेंस होता क्या है। देखो, टॉलरेंस होता है जिसको टॉलरेट किया जा सकता है। टॉलरेंस हमेशा क्या होता है कि किसी एक ही पार्ट्स पे जो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम साइज दी जाती है, उनका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं टॉलरेंस। मतलब किसी एक पार्ट, एक्चुअली मशीन या मेन की एफिशिएंसी
100% तो हो नहीं सकती, तो 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती, यानी कि जो जॉब उसको बनाने के लिए दिया गया है वो वो जो जॉब है उसको बनाने के लिए दिया है वो थोड़ा बहुत इनएक्यूरेट हो सकता है, तो उस इनएक्यूरेसी से जो जॉब में विचलन आएगा, जो आपकी जॉब के अंदर जो डिफरेंस आएगा, जैसे मान लिया 28 mm की साइज का कोई बोर्ड बनाना था या शाफ्ट बनानी थी और वो 28 mm से थोड़ा कम या ज्यादा आई, तो वो जो है उसको मतलब अपन यस कर सकें, उसको अपन मतलब काम में ले सकें, इसके लिए उसके ऊपर लिमिट्स दी जाती है कि मैक्सिमम साइज ये हो सकती है और मिनिमम साइज ये हो सकती है। तो जो उसकी जो आपकी नॉमिनल साइज होती है, ये कहीं कह दें कि उसकी जो साइज बनाई, जो 28 mm का कोई साइज बनाना था, तो ये जो उसकी नॉमिनल साइज हो गई उससे ऊपर और या उससे नीचे, तो जो उसका डिफरेंस होता है दोनों का, वो उसका कहलाता है टॉलरेंस। अब टॉलरेंस दो प्रकार का होता है, देखो मैं यहाँ बता दूं आपको, टॉलरेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस टॉलरेंस और एक होता है बाइलेटरल। बाइलेटरल, यूनिलेटरल मतलब एक एक दिशी और बाइलेटरल मतलब दो दिशी है। तो जो यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है वो केवल जैसे मान लिया कि 28 mm का शाफ्ट बनाना डायमीटर, तो 28 mm से अगर या तो प्लस में दिया होगा उसका मान 28 प्लस 0.05 और एक और मान दे रहा है तो 0.000 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि एक ही साइड में अगर कोई मान बढ़ रहा है या घट रहा है तो उस चीज के लिए अपन जो है टॉलरेंस होगा वो यूनिलेटरल कहलाएगा। जबकि अगर किसी पार्ट्स के ऊपर जो नॉमिनल साइज है उससे प्लस में भी हो माइनस में भी हो वैल्यू, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, तो इसके अंदर आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा टॉलरेंस। क्या बनेगा? टॉलरेंस। अर्थात जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है, मैक्सिमम और मिनिमम साइज का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है आपका टॉलरेंस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 28 प्लस माइनस यानी कि फॉर ए होल डिजिग्नेटेड एज, जो कोई होल है जिसको प्रदर्शित किया हुआ है, क्या 28 प्लस माइनस 0.5 mm द टॉलरेंस इज। देखो एक्चुअली इंग्लिश में कई चीज में अभिहित छिद्र के लिए सहायता है, अब ये ऐसा कुछ कोई लैंग्वेज नहीं बनता है, ये क्या होता है कि इंग्लिश को डायरेक्टली ट्रांसलेट किया हुआ है जिससे कोई मीनिंग बनता नहीं है, इसलिए हिंदी में आप अगर पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, आप इंग्लिश को पढ़ें और कोशिश करें इंग्लिश में आप पढ़ करके उसका आंसर बनाने की कोशिश करें। तो इसमें देखो फॉर ए होल डिजिग्नेटेड एज 28 प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर ऑफ टॉलरेंस, ये 28 प्लस 0.5 प्लस और माइनस दोनों तरफ दे रखा है, टॉलरेंस इसका प्लस और माइनस में दोनों तरफ दे रखा है। इसका मतलब है कि इसके लिए जो मैक्सिमम टॉलरेंस है उसकी साइज क्या हो गई, प्लस में 0.5 और माइनस में 0.5 जुड़ गए, कितना हो गया 1 mm, अर्थात आंसर आएगा आपका इसका 1 mm। ये जो लिमिट फिट्स और जो टॉलरेंस है, ये दो प्रकार के प्रणाली होती है, एक होता है होल बेसिस सिस्टम और एक होता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। नॉर्मली होल बेसिस सिस्टम काम में लिया जाता है, और होल बेसिस सिस्टम के लिए जो लोअर लिमिट होती है उसका लोअर डेविएशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। हमेशा ध्यान रखें कि होल बेसिस सिस्टम के लिए लोअर डेविएशन क्या होता है, जीरो होता है। आंसर होगा इसका ए, जीरो। डेप्थ ऑफ फ्यूजन ऑफ ए वेल्ड इज नोन एज, अगर जैसे अपन वेल्डिंग करते हैं तो उसके अंदर जो फ्यूजन जो होता है, मेटेरियल जो फ्यूज होता है या जो पिघलता है, उसकी जो डेप्थ होती है उसको क्या करते हैं, तो उसको बोलते हैं गलित कुंड। क्या बोलते हैं? मोल्टन पुल। 10 प्राकृतिक संख्याओं का फल, फल का मतलब कुछ नहीं होता, ये यहाँ जो है फल नहीं होता है, जोड़ना, सम का मतलब होता है जोड़। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। देखो अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं जिसको अपन एन से व्यक्त करते हैं, क्या एन से व्यक्त करते हैं, और प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो होती है आपकी एक से लेकर के 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, है ना, ये क्या होती है इंफिनिटी तक जो चलता है ये आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। अब 1 से 10 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको आप योग करेंगे तो वो आंसर आएगा आपका 55। आंसर कितना आएगा इसका 55 यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है द ऑपरेशन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग पैटर्न ऑन सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल सरफेस बाय प्रेसिंग ए टूल इज नोन एज। एक्चुअली देखो बेलनाकार जो सरफेसेज है जिनको कि अपन जो है नॉर्मली अपन प्रोसेसिंग करते हैं लेथ मशीन पे, तो लेथ मशीन पे सारी प्रोसेस, लेथ मशीन ऐसा टूल होता है, मशीन टूल होता है जिसके ऊपर आप सारी प्रोसेस कर सकते हैं। अब लेथ मशीन पे बोरिंग भी हो सकता है, टर्निंग भी हो सकता है, टेपर टर्निंग भी हो सकता है और नलिंग भी हो सकता है। अब टेपर टर्निंग में क्या होता है, टूल कटिंग करता है, टर्निंग में भी एक टूल जो है बेलनाकार कटिंग करता है, और बोरिंग में क्या होता है टूल ड्रिल किए हुए होल को बोर करता है, चौड़ा करता है, मतलब उसका डायमीटर बढ़ाता है।
अब नर्लिंग क्या होता है, जो नर्लिंग प्रोसेस है, नर्लिंग प्रोसेस के अंदर एक टूल होता है, क्या होता है, नर्लिंग में एक टूल होता है, उस टूल के ऊपर दांते बने होते हैं, जो नर्लिंग के टूल के दांते बने होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि होता है, इसी प्रकार एक रास्प कट फाइल होती है, रेस्प कट फाइल जो होती है, देखो मैं बताऊं आपको, जो रबड़ पे, जैसे आपने देखा होगा कि जब पंचर निकालते हैं आपके गाड़ियों के, जैसे जो टू व्हीलर्स होते हैं या फोर व्हीलर होते हैं, जिनके ट्यूब्स वगैरह का पंचर निकालने के लिए, जो पंचर जो निकालने वाला व्यक्ति होता है वो उसको पहले रब करता है, यानी कि उसको घिसता है ट्यूब को। तो उसको घिसने के लिए जो फाइल काम में लेता है, जिसके नाते जो फिश की शेप की, फिश के जो ऊपर जो है निशान बने होते हैं, वैसे गोल हाफ राउंड फाइल होती है, और उसके ऊपर दांते बने होते हैं, मतलब बहुत ही रफ दांते बने होते हैं, उससे उसको फाइलिंग करता है। तो वो जो होती है रास्प कट फाइल, वो कैसी होती है, हाफ राउंड होती है, हमेशा ध्यान रखें, रास्प कट फाइल कैसी होती है, हाफ राउंड होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर होगा आपका अर्ध गोलाकार। क्वेश्चन नंबर 10, द पंच इज यूज्ड फॉर मेकिंग विटनेस मार्क। जो पंच होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं, पंच तीन प्रकार के होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं, प्रिक, प्रिक पंच, फिर होता है आपका डॉट, और तीसरा होता है सेंटर पंच। अब जो पिक पंच जो होता है, उसको अपन नॉर्मली, ये पिक पंच होता है वो होता है 30 डिग्री वाला। फिर आता है डॉट पंच जो होता है 60 डिग्री का नॉर्मली। और एक केंद्र पर निशान, केंद्र का निशान लगाने के लिए वो सेंटर पंच होता है, उसको बोलते हैं 90 डिग्री वाला। मतलब ये 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री है क्या है, वो जो पंच होता है, उस पंच का जो पॉइंट होता है, उसका जो एंगल होता है, वो उसके एंगल के हिसाब से पिक, डॉट और सेंटर पंच होते हैं। अब द पंच इज यूज्ड फॉर मेकिंग विटनेस निशान। जो विटनेस निशान बनाते हैं, देखो आप वर्क करते हैं, जॉब का ऊपर लाइन खींचते हैं, सिंपल, वो लाइन खींचने के लिए या आपने जो मार्किंग करने के लिए काम में लेते हैं वो होता है पिक पंच। फिर आप मार्किंग करने के बाद में डॉट्स बनाते हैं, जैसे आपने कटिंग करनी है, फाइलिंग करनी है, तो वो डॉट्स बनाते हैं, वो कहलाता है डॉट पंच, वो होता है 60 डिग्री का। तो यहाँ अगर अपन देखें तो मार्किंग जो है कौन से जो है साक्षी निशान, जिनको देखने वाले निशान बनाने हैं, तो वो कहलाएगा आपका डॉट पंच, यानी कि यहाँ प्रिक पंच लिखा हुआ है, लेकिन आगे सही 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर आपका ये ए और प्रिक पंच कर देंगे उसको। बाकी इसको अपन जो 60 डिग्री वाला होता है उसको अपन डॉट पंच भी कहते हैं। ए स्टैंडर्ड हेक्सा ब्लेड ऑफ 300 mm लेंथ हैज 375 टीथ। आपके कितने दांत लंबाई है उसकी, 300 mm, और दांतों की संख्या है 375। तो हेक्सा जो ब्लेड होती है आपकी, जो ग्रेड होती है, ग्रेड के लिए जो है कोरस, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन, चार प्रकार की ग्रेड इसमें दी गई है। अगर पिच, जो आपके दांते हैं उन दांतों का जो पिच है वो 1.8 mm होता है तो आपके वो कोरस कहलाएगा, और 1.4 mm है तो मीडियम कहलाएगा, और 1 mm है तो फाइन कहलाएगा, तथा 0.8 mm है तो वेरी फाइन कहलाएगा। अब यहां अगर अपन देखें तो 300 mm लेंथ है उसकी, और 375 दांते हैं। अगर 300 mm में मैं 375 का भाग देता हूं तो लगभग 0.8 mm आता है, 0.8 mm आता है। इसका मतलब है कि वो आपके कौन सा हो गया, जो अपन देखते हैं तो फाइन सेट हो गया, सूक्ष्म, है ना, फाइन या वेरी फाइन हो गया। अब इसमें फाइन सेट में जो फाइन सेटिंग होती है, देखो जो कोरस और मीडियम जो आपके दांते होते हैं, उनके अंदर अपन स्टेगार्ड जो जो है ना दांतों की जो सेटिंग करते हैं, स्टेगार्ड मतलब जो आपके ये ग्रेड आ रहा है, जिसका कि 0.8 mm आ रहा है, पिच जिसका कि 0.8 mm बन रहा है, 0.8 mm जो पर जो पिच बन रहा है, उसकी जो सेटिंग करते हैं दांतों की, वो वेवी टाइप करते हैं। कैसे करते हैं, वेवी टाइप करते हैं। इसका मतलब है कि आपका इसके अंदर जो सेटिंग करेंगे उसकी दांतों की, वो फाइन फाइन होगी, तथा वेव सेट उसकी कैसी होगी, वेवी होती, वेवी सेटिंग करेंगे अपन, जो ये कहलाए, ये है आपका फाइंड द स्पीड सेटिंग फॉर ए हाई स्पीड स्टील ड्रिल 24 D24 to cut workpiece of phosphor bronze. Maximum cutting speed with HSS phosphor bronze is 35 मीटर पर मिनट। देखो एस जो है ये क्या है, इसके अंदर 35 मीटर पर मिनट की स्पीड है, और डायमीटर कितना है, 24 mm है। अब इसमें जो सूत्र लगता है V इजिकल टू
सूत्र क्या लगता है, देखो इसमें सूत्र लगेगा आपका v इक्वल टू पाई डी एन। यहाँ पर v क्या है, v है कटिंग स्पीड किसके अंदर, मीटर पर मिनट में। तो आपको मीटर पर मिनट में कटिंग स्पीड दे रखी है आपकी कितनी, 35। और पाई आपका अपन कांस्टेंट रख देते हैं, पाई का मान अपन 3.14 रख देंगे। डी का मान आपको दिया हुआ है D24, कितना दे रखा है 24। और एन आपको इसमें फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ आरपीएम। अब डायमीटर जो है आपको किसमें दे रखा है, इसके अंदर मिलीमीटर में, किसमें दे रखा है, मिलीमीटर में। ये क्या है कि D24 लिखा हुआ है, तो जो ड्रिल वगैरह होते हैं उनके ऊपर जैसे अगर सिंपल लिखा हुआ है D24, इसका मतलब वो जो 24 है वो ड्रिल का डाया वो 24 mm है। जब mm में दे रखा है तो सबसे पहले डायमीटर को किसमें बनाएंगे आप, मीटर में बनाएंगे। अर्थात ये कितना हो जाएगा 24/1000। इसका मतलब है कि आपका जो v है, v कितना है 35, 35 इक्वल टू पाई, यूं का यूं रख देता हूं। d का मान आप क्या हो गया 24/1000 इंटू n। अब आप यहाँ n निकालना है तो n ऊपर चला जाएगा इधर, 35 इंटू 1000 यानी 35,000 डिवाइडेड बाई पाई, पाई का मान होता है 3.14, उसको डिवाइड करना है आपको 24 से। तो ये अपन करेंगे तो ये आपके आएगा 464 के आसपास, कितना आ रहा है 464 के नियर बाई। अब अपन ने यहाँ पे पाई का मान जो लिया है ये लगभग अपन ने 3.14 लिया है, 3.14 से थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर इसको अपन इवेल्यूएट करते हैं तो लगभग लगभग जो इसकी स्पीड बनेगी वो 400 अपन इसमें मानते हैं, अपन इसको सॉल्व करेंगे कि उसका जो है कटिंग स्पीड कितना बनेगा 400 आरपीएम। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, What is the clearance angle if the angle of inclination of a chisel with point angle 60 डिग्री, चीजल का जो पॉइंट एंगल है वो 60 डिग्री है, यानी कि जहां से वो कटिंग करती है वो एंगल कितना है 60 है आपका 39.5। मतलब इंक्लिनेशन जो है 39.5 है किसका, चीजल का, और पॉइंट एंगल कितना है 60 डिग्री। अब पॉइंट एंगल 60 डिग्री है, उसमें से 30 डिग्री एक साइड में रहेगा सेंटर से, 30 डिग्री दूसरी साइड में रहेगा। जैसे चीजल बनी है आपकी, ये चीजल बन गई, इस चीजल को अपन सेंट्रलाइज करते हैं तो ये तो है आपका 60 डिग्री। और इसका जो इंक्लिनेशन है, ये जो इंक्लिनेशन है जैसे अपन चला रहे हैं वहां से, वो है 39 डिग्री, कितना है 39.5। क्लियरेंस जो है ना, क्लियरेंस एंगल कितना है 39.5। What is the clearance angle if the angle of inclination is of a chisel with a point is this, is 39.5। तो इसका एस पर सी कोण अर्थात क्लियरेंस एंगल कितना होगा, तो इसका जो क्लियरेंस एंगल बनेगा यहां से जो इसका क्लियरेंस बन रहा है वो बनेगा इस 39.5 में से ये 30 अपन घटा देंगे तो कितना बचेगा 9.5 डिग्री, अर्थात आंसर आएगा आपका 9.5। क्वेश्चन नंबर 14, चूज ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल्स ऑफ लार्जर डायमीटर। कई प्रकार की ड्रिल मशीन होती है, जैसे इसमें दे रखा है सेंसिटिव, आपका पिलर टाइप, कॉलम और रेडियल टाइप। रेडियल टाइप की जो मशीन होती है वो तो देखो अलग अलग रेडियस पे अपने को जो एक बहुत सारे ड्रिल करने हो, अलग अलग जगह बनाने हो तो उसके लिए अपन रेडियल टाइप ड्रिल मशीन काम में लेते हैं। लेकिन बड़े होल्स के लिए अपन जो है कॉलम टाइप जो ड्रिल मशीन है वो अपन काम में लेते हैं, क्योंकि वो लोड ज्यादा ले सकती है। तो कॉलम टाइप ड्रिल मशीन अपन इसमें काम में लेंगे। ए मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर ऑफ रेंज 100 to 125, एक मैट्रिक माइक्रोमीटर है जिसका परास कितना है 100 से 125 mm। इसका मतलब है 100 mm से 125 mm का माप आउटसाइड माप ले सकता है। तो बैरल कितनी रीडिंग दे रहा है 16.5 mm की रीडिंग दे रहा है। एंड द थिम्बल ग्रेजुएशन इन लाइन विद द बैरल डेटम इज 28। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द रोड। तो डायमीटर क्या होगा, रोड का डायमीटर क्या होगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, इसका जो लीस्ट काउंट होता है नॉर्मली 0.01 mm लीस्ट काउंट होता है। जब 0.01 mm लीस्ट काउंट है तो इस
28 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.28 आएगा। कितना आएगा? 0.28। अब ये 0.28 आ गया और ये आपका 16.5 रीडिंग दे रहा है और 16.5 के अंदर 0.28 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 16.78। कितना आ जाएगा? 16.78। अब जो वो आपका माइक्रोमीटर है वो 100 से 125 mm की माप ले सकता है, तो 100 mm मोड उसमें पहले से खुला हुआ है वो, तो 100 mm मोड जोड़ देंगे तो ये 116.78 में जोड़ेंगे तो 116.78 इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कार्बन कंटेंट इन रोट आयरन इज। जो रोट आयरन होता है जो कि पिटवा लोहा होता है और जो लोहे का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो कहलाता है रोट आयरन, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा नगण्य के बराबर होती है। और ये जो पिटवा लोहा होता है ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये बहुत बड़ा ही टफ होता है, अर्थात ये आसानी से मोड़ा तोड़ा नहीं जा सकता। या तो इसके अंदर कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, कार्बन की मात्रा कम होने से ये टफ होता है। अगर कार्बन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है वो हार्ड और ब्रिटल होता जाता है, तो ये आपका ब्रिटल नहीं होता है, ये टफ होता है। और उसके अंदर जो आंसर है आपका 0.02 से 0.03% कार्बन की मात्रा इसके अंदर होगा। 17, द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील टू ऑब्टेन सॉफ्टनेस प्रोसेस। देखो मशीनिबिलिटी के लिए अपन जो हीट ट्रीटमेंट करते हैं किसके लिए? लोहे की जो होता है, जैसे जो अपना कार्बन स्टील जो होती है उसको हीट ट्रीटमेंट करके अपन मनचाहा गुण प्राप्त कर सकते हैं। और हीट ट्रीटमेंट होता क्या है कि जो लोहे धातु है यानी कि जो कार्बन स्टील है उसको आप एक निश्चित टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, उस टेम्परेचर पर कुछ समय के लिए रखते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं। अब ठंडा करने की दर, अगर आप उसको एकदम पानी या तेल में ठंडा कर देते हैं उसको बोलते हैं क्विंचिंग, और उससे तो क्या होता है वो लोहा हार्ड बन जाता है। अब अगर उसको आपने गर्म किया, एक निश्चित टेम्परिंग टेम्परेचर तक गर्म किया कि आपने उसको भट्टी में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, वो जो कार्बन स्टील है वो क्या बन जाता है? मृदु बन जाता है। मृदु यानी कि सॉफ्ट बन जाता है। तो सॉफ्टनिंग प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं अनिलिंग, अर्थात सॉफ्टनिंग और इंप्रूव मशीनिबिलिटी और डक्टिलिटी और रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस, इसके लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको बोलते हैं अनिलिंग। सवाल क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क होल्डिंग डिवाइस एसेसरी ऑफ ए लेथ। लेथ मशीन के लिए वर्क होल्डिंग डिवाइस कौन सी नहीं है? देखो इस प्लेट पे अपन वर्क होल्डिंग करते हैं, मेंटल पे अपन वर्क होल्डिंग करते हैं, सेल्फ सेंटरिंग चक पे भी वर्क होल्डिंग करते हैं, लेकिन जो केज प्लेट है वो आपका इसका आंसर होगा, जिसको कि अपन वर्क होल्डिंग डिवाइस के रूप में काम में नहीं लेते। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द चिप ज्योमेट्री व्हाइल टर्निंग। देखो जो टर्निंग टूल होते हैं या जो अपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मैं ज्योमेट्री पूरा समझाऊंगा। अभी तो आप ये देखें कि जो रे कोण होता है उसका रे कोण चिप को फ्लो को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा रेक एंगल। फिर ले क्वेश्चन नंबर आप 21, क्वेश्चन नंबर 21, 30H7G6 के रूप में अभिहित फिट तीन प्रकार के होते हैं, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। ये टॉलरेंस फिट कोई नहीं होता है। तो ये तीन प्रकार के फिट हैं। क्लियरेंस फिट में बहुत ही आसानी से, जैसे कि अगर होल का साइज बड़ा है और शाफ्ट का साइज छोटा है, अर्थात आराम से जाता है शाफ्ट होल के अंदर आराम से जा रहा है, तो वो कहलाता है क्लियरेंस फिट। एक होता है ट्रांजिशन फिट जिसमें कि बराबर बराबर से साइज के होते हैं, तो वो आपका ट्रांजिशन फिट हो गया। एक होता है इंटरफेरेंस फिट, जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो है लकड़ी के व्हील होते थे, जो आपकी बैलगाड़ियां या जो है घोड़ा गाड़ी होती थी उसमें लकड़ी के व्हील होते थे, उसके ऊपर लोहे का एक व्हील कवर जो है रिम चढ़ाने के लिए उस लोहे की रिम को पहले गर्म किया जाता था, फिर उस पर चढ़ाया जाता था और फिर ठंडा कर दिया जाता था। तो ये जो होता है ये ट्रांजिशन इंटरफेरेंस फिट था। कौन सा? जिसके अंदर आपका शाफ्ट तो होता है बड़ा साइज का और होल होता है छोटे साइज का। तो ये होता है आपका इंटरफेरेंस फिट। तो तीन प्रकार के फिट हैं। अब यहाँ जो शो कर रहा है 30H7/G6, तो ये H होल के लिए है और ये वाला जो दूसरा है शाफ्ट के लिए है। तो ऐसा जो आएगा वो 30H7G6 ये आपका क्लियरेंस फिट होगा। इसके लिए मैं थोड़ा आपको पूरा कंप्लीटली सिखाऊंगा कि ये फिट में कौन सा क्लियरेंस होता है, कौन सा इंटरफेरेंस होता है, इसका पूरा एक लेसन लेना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22, इफ द होल साइज इज 25 प्लस 0.000 प्लस 0.021 एंड शाफ्ट का साइज 25 प्लस 0.022 और प्लस 0.0
35। अब देखो यहाँ होल के ऊपर तो आपका यूनिलेटरल टॉलरेंस है। देखो अभी मैंने बताया था आपको यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होता है और बाइलेटरल क्या होता है। तो यूनिलेटरल है यहाँ पे और ये आपका बाइलेटरल है। अब इसमें ये कहता है कि द मिनिमम इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब है कि मिनिमम इंटरफेरेंस कितना आ रहा है, मैक्सिमम तो इसमें ज्यादा आ रहा है, तो मिनिमम इंटरफेरेंस का मतलब है कि शाफ्ट का साइज कितना बड़ा है होल के साइज से कम कितना बड़ा है, तो मिनिमम इंटरफेरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 0.022 शाफ्ट का साइज है, आप 25 mm से ज्यादा, और 25 प्लस 0.021 ये आपका मैक्सिमम साइज है इसका होल का। तो मिनिमम जो इंटरफेरेंस आ रहा है, बाकी तो ज्यादा आ सकता है, मिनिमम इंटरफेरेंस आ रहा है इसके अंदर आपका 0.021 को 0.022 से घटा देंगे तो 0.022 माइनस करेंगे इसमें से 0.021, तो ये आएगा 0.001, इसका आंसर होगा 0.001। अगला सवाल लें, क्वेश्चन नंबर 23। द विड्थ ऑफ द कट प्रोड्यूसिंग इन गैस कटिंग ऑपरेशन इज नोन एज, जो गैस कटिंग ऑपरेशन में जो विड्थ होती है बनती है उसकी कटिंग के अंदर, वो कहलाता है कर्व। क्या कहलाता है? कर्व। क्वेश्चन नंबर 24। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू कन्वर्ट, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो काम में लेते हैं वो एसी के लिए लेते हैं, और एसी को वेल्डिंग सप्लाई तक की जो अपन उसको डाउन करते हैं वोल्टेज को, उसको बोलते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। द नैरो एंड थिन पार्ट ऑफ द फाइल विच इज कनेक्टेड टू द हैंडल इज नोन एज, जो पतला सा पार्ट होता है फाइल का जो कि आपको हैंडल में जुड़ता है, उसको अपन बोलते हैं टैंग। क्या बोलते हैं? टैंग। और टैंग क्या होता है? सॉफ्ट रहता है, ध्यान रखना आप इस चीज को। अगला सवाल इसमें बन रहा है तो वो सॉफ्ट रहता है, जिसको कि अपन हार्ड नहीं करते टैंग को। तो इसमें तो ये आंसर हो जाएगा आपका टैंग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फाइल के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग कठोरीकृत एवं पायनित नहीं होता है? मतलब टेम्परिंग और हार्डनिंग किस पार्ट का नहीं करते हैं? देखो बाकी सभी पार्ट का अपन टेम्परिंग और हार्डनिंग करते हैं, बस टैंग जो होता है जो कि सॉफ्टनिंग सॉफ्ट पार्ट होता है। अभी अपने 27 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल। देखो डायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है जो डायरेक्ट आपको एंगल को मेजर कर रहा है, तो वो बेवल प्रोटेक्टर डायरेक्ट मेजर करता है, बेवल गेज करता है और कॉम्बिनेशन सेट करता है। जो चिन्हित टेबल है, जो टेबल पे अपन जो मार्किंग टेबल है उसके ऊपर अपन जैसे अपन साइन बार लगा करके या अगर कोई कारण से अपन एंगल निकालते हैं तो वो आपके इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल हो गया, अर्थात आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर का सवाल है आपका। सर्पिल खांचा जो प्रवेदन की लंबाई तक जाए उसको कहा जाता है, यानी कि जो ड्रिल के अंदर जो फ्लूइड चलता है उसको ही तो अपन सर्पिल खांचा कहते हैं, तो वो क्या हो गया? एक तरह से फ्लूइड हो गया। आंसर क्या हो गया? फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग ऑयल इज यूज्ड टू प्रिवेंट क्लॉग ए फाइन ग्राइंडिंग। जब फाइन ग्राइंडिंग करते हैं तो क्लॉग्स जो बनते हैं, जैसे एक्चुअली जो दांतों में जो चीज फंस जाती है उसकी उसको रिलीव करने के लिए अपन जो है सिंथेटिक सोलेबल ऑयल काम में लेते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर। Which of the following chisel is used for squaring material at the corner? Corners को स्क्वायरिंग करने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल काम में ली जाती है। आंसर आपका सी हो जाएगा। 32 इन ए ड्रिल बिट, एक जो ड्रिल बिट होता है यानी ड्रिल होता है, द एंगल बिटवीन द चीजल एज एंड द कटिंग लिप इज नोन एज, उसको बोलते हैं अपन हेलिक्स एंगल। क्या बोलते हैं? हेलिक्स एंगल। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड डिग्री वाले में। लेकिन जो ग्रेड होता है, ग्रेड के अंदर 100 मिनट होंगे 1 में और 1 मिनट में 100 सेकंड होंगे ग्रेड वाले में। नेक्स्ट सवाल 34। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम दिया हुआ है कोन का 1000 पाई बाई 3 एंड द डायमीटर इज 20 मिलीमीटर, देन द हाइट इज, हाइट कितनी होगी? देखो इसको मैं बताऊं आपको। जो आपका वॉल्यूम होता है किसका, वो v इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। इसमें v का मान आप 1000 पाई बाई 3 रख देंगे, है ना, आयतन में 1000 पाई बाई 3 रख देंगे, और यहाँ 20 डायमीटर का मान कितना रख देंगे? 20। 20 की जगह आपका r कितना हो जाएगा? डायमीटर का 20 मिलीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 10 मिलीमीटर, आधा हो जाएगा। अब देखो पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कट जाएगा
और 1000 में आर स्क्वायर है, ये 100 बन जाएगा, 100 का भाग देंगे तो 1000 बटा 100 कितना हो जाएगा आपका 10। तो हाइट कितनी निकलेगी इसकी 10 मिलीमीटर। आंसर क्या होगा आपका इसका 10। नेक्स्ट, एक्चुअली हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। द टाइप ऑफ थ्रेड यूज इन लीड स्क्रू ऑफ मशीन टूल। मशीन टूल का जो लीड स्क्रू होता है, लेथ मशीन टूल पूरा लिखना चाहिए था इसने। लेथ मशीन टूल का जो लीड स्क्रू होता है, या जो भी मशीन होती है उनकी जो लीड स्क्रू, जो कि आपको जॉब को या टूल को मूवमेंट देने के लिए जिससे पावर्स दी जाती है, ट्रांसमिट की जाती है, वो जो लीड स्क्रू होता है, उस लीड स्क्रू पे जो थ्रेड होती है वो ट्रेपेजोइडल थ्रेड होती है, यानी कि एक में थ्रेड होती है। कौन सी होती है, एक में या ट्रेपेजोइडल। नेक्स्ट देखते हैं 36। द फर्स्ट टेप, सेकंड टेप एंड बॉटमिंग टेप डिफर इन देयर। देखो जो टेपिंग है, टेपिंग करते हैं अपन इंटरनल थ्रेड के लिए अपन टेप काम में लेते हैं, और एक्सटर्नल थ्रेड के लिए अपन डाई काम में लेते हैं। तो जो टेप होते हैं 3 सेट में मिलता है, एक ही साइज का किसी पे चूड़ी डालनी है तो 3 टेप होते हैं। पहला कहलाता है आपका, 3 प्रकार का टेप है ना इसमें बताया इसने कि फर्स्ट, सेकंड और बॉटमिंग। बॉटमिंग टेप होता है फाइनल टेप। फर्स्ट टेप जो होता है उसके अंदर थोड़ा टेपर ज्यादा होता है, चूड़ियां कम कम दिखती है। फिर सेकंड टेप होता है, उससे थोड़ा जो है ग्रूविंग ज्यादा होते हैं चूड़िया के, मतलब इसमें पिच वगैरह सेम रहेगा, है ना, लेकिन टेपर लीड चेंज होगा। टेपर का जो टेपर है ना वो चेंज हो जाएगा आपका। इसका मतलब है कि इसमें इसका जो आंसर बनेगा, द फर्स्ट टेप, सेकंड टेप एंड बॉटमिंग टेप किस प्रकार डिफर किया जा सकते हैं। चूड़ी का पिच वही होता है, टाइप ऑफ थ्रेड वही रहती है, और थ्रेड का साइज भी वही रहता है। तो टेपर का जो लीड है, टेपर लीड जो है वो कुल मिलाकर टेपर उसका चेंज होता है, उससे आप उसको पहचानते हैं। नेक्स्ट सवाल 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फिश बेक फाइल। तो जो मिल्सा फाइल होती है वो फिश बेक फाइल कहलाती है। 38। ए शीट मेटल वर्कर एनुअल इज यू नॉन एज। जो शीट मेटल वर्किंग के अंदर एनुअल होता है उसको बोलते हैं अपन स्टेक। क्या बोलते हैं, स्टेक। छेनी आप जोड़ते हैं, दोनों जानते हैं आप। स्नीप जो केंची होती है वो भी आप जानते हैं। तो नेक्स्ट क्या बचा आपका स्टेक। अगर जो है शीट मेटल का काम करते हैं वो एक जमीन में लगा देते हैं, स्टेक जिसे कहते हैं खूंटा, है ना, उसी को बोलते हैं अपन एनुअल। 39 सवाल। जो ईवीएम मशीन वेल्डिंग होती है, ईवीएम वेल्डिंग होती है, उसके अंदर वैक्यूम चेंबर क्रिएट किया जाता है। अर्थात तो जिसमें जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग इज डन इन हाई वैक्यूम चेंबर। तो हाई वैक्यूम चेंबर के अंदर जो वेल्डिंग की जाती है उसको बोलते हैं ईबीएम या इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। नेक्स्ट, angle between the top face of cutting point and normal to the work surface। वर्क सरफेस के नॉर्मल और जो टूल का जो टॉप होता है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अपन रेक एंगल। अपन जब एंगल की जो हिस्ट्री देखेंगे, एंगल का जो अपन टूल हिस्ट्री देखेंगे, टूल की जो एंगल हिस्ट्री देखेंगे जिसको बोलते हैं अपन टूल सिग्नेचर। टूल सिग्नेचर 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जैसे एंगल होते हैं, इसमें रेक एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल होता है, एंड क्लियरेंस होता है, साइड क्लियरेंस होता है, और एक होता है लिप एंगल। ऐसे करके 7 इसके अंदर टूल सिग्नेचर्स होते हैं। तो वो एंगल जो है अपने आंसर का लाएगा इसमें रेक एंगल। अगला सवाल, टूल चेटर इज कॉज्ड बाय। टूल पे जो चटरिंग बनता है उस पे चिप चिपकती हुई चलती है और चटर बन जाते हैं। तो ये एक्सिस क्लियरेंस एंगल, जो अत्यधिक अपने क्लियरेंस एंगल ज्यादा दे देते हैं तो उस कारण से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 42। हाई कार्बन स्टील आर मशीन यूजिंग टूल हैविंग। हाई कार्बन स्टील को क्वेश्चन नंबर 44। अगर मृदु इस्पात का if a recommended cutting speed of mild steel is 20 meter per minute, what is the rotational speed required for 520 mm drill bit। 20 mm की, इसमें भी वही आपका कटिंग स्पीड वाला सूत्र लग जाएगा कि v इजिकल टू क्या होता है पाई डी एन। अब इसके अंदर आपका 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है, कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। अब यहां जो है ये 20 मीटर पर मिनट है। अब 20 मीटर पर मिनट, देखो इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि यहां तो दे रखा है इसने 20 मीटर पर मिनट और यहां दे रखा 20 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे सवालों में आप इंग्लिश में जो दिया हुआ उसको कंफर्म करेंगे। अब ये चीज आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपका गलत हो जाएगा सवाल, इसलिए आप इसको इंग्लिश में पढ़ें। तो ये v आपका कितना हो गया 20 मीटर पर मिनट हो गया, या b का मान आप कितना रख देंगे 20 इज इक्वल टू पाई, यूं रख दो। d का मान कितना आपका 20
तो ये 20/1000 कर दो, इंटू एन। अब आप पाई का मान इसमें क्या रख देंगे, अपन पाई का मान अपन इसमें रख देंगे, पाई का मान रखेंगे इसके अंदर 3.14 रख देंगे। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो एन का मान आपके निकलेगा 320 mm। कितना निकल जाएगा भाई, इस 20 को आप 1000 से गुणा करके 20 ये है, 20 ये तो 20 से 20 कट जाएगा, अर्थात 1000 बटा पाई हो जाएगा, और 1000 में पाई का भाग देंगे तो ये आपके आएगा 320 आरपीएम। कितना आएगा, 320। नेक्स्ट सवाल, द एंगल ऑफ क्विक पंच यूज्ड फॉर विटनेस मार्क। देखो अब वो फिर कंफ्यूज है, विटनेस मार्क बनाने के लिए जो आप पिक पंच यूज लेंगे उसका जो एंगल होना चाहिए वो 60 डिग्री होना चाहिए। पिक पंच दो प्रकार के दिए हैं, एक आपने केवल विटनेस मार्क्स बनाना है, विटनेस मार्क साक्षी मार्क अगर आपने बनाना है तो उसके लिए आप 60 डिग्री वाला पिक पंच काम में लेंगे। नेक्स्ट सवाल, हेलिक्स एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल डिटरमाइंस द रेक एंगल। जो हेलिक्स एंगल है उससे अपने को क्या मिलता है, रेक एंगल मिलता है। नेक्स्ट सवाल, फॉर ए टर्निंग ऑपरेशन इफ ए स्पिंडल स्पीड इज 128 आरपीएम एंड द डायमीटर ऑफ द रोड इज 20 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर, व्हाट इज द कटिंग स्पीड। इसमें भी आप वही सूत्र लगाएंगे, कौन सा, जो अपन ने अभी देखा था, v इक्वल टू पाई डी एन। ये सूत्र लगा करके आप इसको सरल करेंगे तो आपके इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर प्रति मिनट। फॉर टेपर टर्निंग एंड बोरिंग, टेपर टर्निंग एंड बोरिंग द टूल शुड बी सेट एग्जैक्टली एट द सेंटर। जो टेपर टर्निंग करनी है और बोरिंग करनी है उसके लिए आपका टूल बिल्कुल सेंटर पे सेट किया जाना चाहिए। अगर आपको अगला सवाल है कि टेपर टर्निंग के लिए, अगर टेपर टर्निंग करनी है और छोटी मतलब बहुत ही कम टेपर देना है लेकिन जॉब आपका कार्यखंड बहुत लंबा है, तो उसके लिए अपन जो मेथड काम में लेते हैं वो होता है टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड अर्थात टेल स्टॉक को ऑफसेट करके जो आपका जॉब है उसका एक सिरा उसके अंदर डाल दिया जाता है टेल स्टॉक में, और फिर उसको ऑफसेट करके अपन टेपर टर्निंग करते हैं। टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड कहलाते हैं। For the same cutting speed, larger diameter drill will have RPM dash less RPM होगा, लेसर RPM कंपेयर टू स्मॉलर। एक्चुअली क्या होता है, देखो स्पीड जो होती है वो होती है v इक्वल टू पाई d1 n1। अब पाई से पाई कट जाएगा, d1 n1 इक्वल टू d2 n2 हो जाएगा। अब d2 जैसे अगर डायमीटर ज्यादा है तो उसका स्पीड कम होगा, और डायमीटर ज्यादा है तो उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो अगर अपने इसके अंदर क्या है, फॉर द सेम कटिंग स्पीड, स्पीड सेम रखनी है तो आपके d1 और n1, अगर d1 जिसका है आरपीएम कंपेयर टू स्मॉल, लार्जर डायमीटर ड्रिल, अगर डायमीटर ड्रिल का ज्यादा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। आंसर आपका आएगा सी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं 51, द एंगल बिटवीन द फ्लैंक इन द एकमे थ्रेड। जो एकमे थ्रेड होती है, देखो थ्रेड्स जो है, थ्रेड्स का जो क्लासिफिकेशन है अपन ने, थ्रेड्स का क्लासिफिकेशन अपन ने दो मेन मोटा मोटा जो क्लासिफिकेशन किया है, वी थ्रेड होती है और एक होती है आपका स्क्वायर थ्रेड। वी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड, अब वी थ्रेड्स के जो हैं आपके उसके अंदर होते हैं आपके मैट्रिक थ्रेड होती है, बी एस डब्ल्यू होती है, बी ए होती है। अब मैट्रिक थ्रेड का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, बी एस डब्ल्यू का 55 डिग्री होता है, और बी ए का होता है 47.5 डिग्री। अब जो स्क्वायर टाइप की थ्रेड होती है वो होती है, एक तो स्क्वायर थ्रेड होती है आपका, नकल थ्रेड होती है, और एक और होती है वो होती है एकमे थ्रेड या ट्रेपेजोइडल थ्रेड। तो जो अपने देखा था ट्रेपेजोइडल या एकमे थ्रेड जो होती है उसका एंगल होता है 29 डिग्री। नेक्स्ट सवाल, एक बाह्य सूक्ष्म, ये भी देखो सूक्ष्म का एक पहले सवाल आया था, एक और आ गया है कि द लीस्ट काउंट ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर दिया हुआ है 0.01, पहले नहीं दिया हुआ था पहले वाले सवाल में। द रेंज ऑफ द माइक्रोमीटर दे रखी है आपको 75 से 100 mm की रेंज दे रखी है।
द बैरल रीडिंग इज 15.5, बैरल जो है उसके ऊपर रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, 15.5 आ रही है। और 10 थिम्बल ग्रेजुएशन, जो थिम्बल का जो ग्रेजुएशन है वो कौन साइड हो रहा है विद द बैरल, कितने थिम्बल, 10। अब 10 को आप 0.01 जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 10 इंटू 0.01 करेंगे तो ये आएगा 0.1। अब 0.1 को आप 15.5 में जोड़ देंगे 15.6 आएगा। अब 15.6 जो वैल्यू आया है वो वैल्यू 15.6 न होकर के आंसर आना चाहिए 15.6 प्लस 75, यानी कि आंसर तो आपका होना चाहिए 90.6, लेकिन यहाँ जो अगर देखते हैं 4 ऑप्शन में तो 15.6 इसका आंसर बनेगा, क्योंकि आंसर वैसे तो होना चाहिए 90.6, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है उसमें 15.6 अपन आंसर कर देंगे। द फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 53, द फॉर्म ऑफ द थ्रेड इन सॉ टूथ थ्रेड, जो सॉ टूथ थ्रेड होती है उसकी जो फॉर्मिंग होती है उसके अंदर एक पक्ष में 3 डिग्री का टेपर होता है और दूसरे पक्ष में 30 डिग्री का टेपर होता है। नेक्स्ट सवाल, टेपर पिन रीमर में टेपर पिन जो रीमर होता है उसके अंदर जो टेपर होता है 1/50 होता है, कितना होता है 1/50। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 56, द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज 10 mm, व्हाट इज द अक्रॉस फ्लेट टू फ्लेट ऑफ द हेक्सागन। देखो इसमें जो है हेक्सागन के लिए बताऊंगा आपको, जो हेक्सागन बनता है उसमें फ्लेट टू फ्लेट जो होती है चौड़ाई, जो फ्लेट टू फ्लेट में बताना चाहूंगा आपको, देखो ये यहां से यहां तक की चौड़ाई कहलाता है वो फ्लेट टू फ्लेट, और एक जो कॉर्नर से कॉर्नर जो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी होती है वो कहलाता है कॉर्नर टू कॉर्नर। फ्लेट टू फ्लेट तो होती है √3 इंटू ए डी, अगर इसको मैं डी मान लू, साइज को क्या मान लू, डी मान लू, तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ डी, फ्लेट टू फ्लेट। और कॉर्नर टू कॉर्नर अगर लेते हैं तो वो होती है ट्वाइस डी, कितनी होगी, ट्वाइस डी। तो यहां आपको फ्लेट टू फ्लेट लेना है तो √3D, √3 का मान होता है 1.73 और उसका डी कितना है 10, तो आप 10 से उसको गुणा करेंगे तो 17.3 आपका इसका आंसर आ जाएगा, 17.32। नेक्स्ट चलें अपन 57, द प्रोसेस ऑफ डिपिंग anodized part in hot water is known as, in my opinion this method will be known as sealing। 58, which of the following is an example an inorganic coating, inorganic coating, देखो जो ऑयल पेंटिंग है, वार्निश है और जिंक क्रोमेट प्राइमर है ये सभी क्या है ऑर्गेनिक कोटिंग है, और जो सिरेमिक कोटिंग होती है वो होती है आपकी इनऑर्गेनिक कोटिंग। सिरेमिक कोटिंग जो होती है वो इनऑर्गेनिक कोटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 59, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज डन इन ए मटेरियल टू डिटरमाइन, अल्ट्रासोनिक जो है टेस्ट करते हैं उससे अंदर उसके द्वारा बहुत ही कोई बारीक क्रैक्स होते हैं सरफेस के बिलो, उसको चेक करने के लिए अल्ट्रा सोनिक जो है टेस्टिंग करते हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, द हार्डेस्ट टूल मटेरियल अवेलेबल नेक्स्ट टू डायमंड, देखो हार्डेस्ट जो होता है वो तो होता है नेक्स्ट डायमंड, क्या होता है डायमंड इज द हार्डेस्ट। अब डायमंड से जो पहले का होता है जिसकी हार्डनेस थोड़ा डायमंड से कम होती है वो टूल होते हैं सिरेमिक टूल्स, कौन से होते हैं सिरेमिक टूल, और सिरेमिक से कम होता है वो होती है सीमेंटेड कार्बाइड। नेक्स्ट सवाल 61, when a tool is set below the center, देखो सेंटर से नीचे अगर टूल को सेट किया जाता है तो क्लियरेंस एंगल बढ़ जाता है और रेक एंगल घट जाता है, अर्थात रेक एंगल डिक्रीज हो जाएगा, रेक एंगल क्या होगा डिक्रीज होगा। अब रेक एंगल डिक्रीज होगा उस समय टूल के ऊपर लोड बढ़ेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल 62, स्पेयर, स्पेयर मतलब गोला, हैज ए सरफेस एरिया ऑफ 400 पाई मिलीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द डायमीटर। देखो जो आपका गोला होता है गोले का जो सरफेस एरिया होता है टोटल टीएसए जिसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, वो होता है टीएसए स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन पूछा क्या है इसने व्यास पूछा है तो डायमीटर निकलेगा, और 4 पाई आर स्क्वायर है किसके बराबर, ये है आपके 400 पाई के, किसके बराबर है
अब 400 पाई से पाई चल जाएगा, 4 का अपन 100 में भाग देंगे, 100 आ जाएगा। अब 100 विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, वर्गमूल लेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 उसका आर आया है तो व्यास कितना हो जाएगा, 10 को 2 से गुणा कर देंगे, आर इक्वल टू 10 कितना निकला, आर इक्वल टू निकला इसमें 10, 2 से गुणा कर दो, 20 इसका 20 मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल लें। साधारण जो अपन ड्रिलिंग करते हैं उसमें जो जनरल पर्पज ड्रिलिंग में वर्क होता है, देखो ये इसमें ड्रिल को 3 मेनली जो है डिवाइड किया अपन ने। एक तो किया अपन ने एच, एक किया एन, और एक किया एस, और एक किया एफ। इसके अंदर एच का प्रकार होता है वो कहलाता है हार्डनेस, हार्ड वाला। एस से होता है सॉफ्ट, वो भी नहीं होगा। और जो एन से बनता है नॉर्मल, अर्थात जो नॉर्मल वर्किंग के लिए काम मिलेंगे वो होगा आपका एन टाइप वाला ड्रिल। तो आंसर बनेगा इसका एन। अगर एक वृत्त का केंद्र, देखो ये समझाता हूं मैं आपको, इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल बनाया इसने। एक ऐसा सर्किल बना दिया और उसका जो सेंटर है, ये सेंटर है, उसका जो दिया है इसने, क्या दिया है 2 और 3, क्या दिया है 2 और 3 जो है उसका ये बनाया है। अब ये कहता है कि उसका एक डायमीटर का जो एक पार्ट है उसका बिंदु बन रहा है 3 और 2। तो मैं अगर इसमें ये 3 और 2 बन रहा है, जब ये 3 और 2 बन रहा है तो ये जो बिंदु बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 4 और 1। क्या बनेगा 4 और 1। इसका मतलब इसका आंसर नहीं 1 और 4, क्या बनेगा 4 और 1 नहीं 1 और 4। इसका आंसर बनेगा इसका 1 और 4। लेथ डॉग एक जो है लेथ मशीन के अंदर काम में आने वाली युक्ति है जो कि कार्यखंड को होल्ड करता है। तो केंद्रों के बीच कर्तन के दौरान कार्य करने के लिए आपका जो है लेथ डॉग का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर बनेगा ई। In the measure diameter of isometric thread 6 मिलीमीटर and the pitch is 1 मिलीमीटर, पिच 1 मिलीमीटर है और मेजर डायमीटर आपका उसका थ्रेड का कितना है 6 मिलीमीटर है। तो जो मेजर डायमीटर है वो 6 मिलीमीटर है और पिच उसका 1 मिलीमीटर है। तो टेप का जो साइज होगा, उसका जो रिकमेंडेड टेप का साइज होगा वो होगा आपका 5 मिलीमीटर। The part of the taper shank drill which fit into the slot of the drilling machine spindle, तो ड्रिल मशीन स्पिंडल के अंदर जो ड्रिल का जो पार्ट जाता है उसको बोलते हैं शैंक। क्योंकि अपन बोलते हैं स्ट्रेट शैंक है ड्रिल या टेपर शैंक है, तो आपको याद रहना चाहिए उस चीज को अपन बोलते हैं शैंक। लंबाई की जो ऐसा यूनिट है वो मीटर होती है। क्या होती है लंबाई की ऐसा यूनिट या मीट्रिक यूनिट मीटर होती है। जो अपना इंजीनियरिंग स्टील रूल है उसका जो अपने आपने देखा हुआ वर्कशॉप में काम में लेते हैं स्टील रूल, उसका जो मिनिमम पार्ट होता है वो 0.5 mm अपन उससे नाप सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपका जो घनत्व होता है किसका माइल्ड स्टील का, वो होता है 7.8। एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू विदस्टैंड शॉक एंड इम्पैक्ट, शॉक और इम्पैक्ट को, जैसे मैंने बताया था पहले कि जो आपका रोट आयरन होता है वो बहुत ही टफ होता है, वो शॉक और इम्पैक्ट को नहीं होने देता है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है टफनेस। एक साधारण उद्देश्य वेधन बिट का बिंदु कोण, जो नॉर्मल जो आपका ड्रिल बिट होता है उसका जो है एंगल होता है वो 118 डिग्री होता है। ड्रिल का जो है नॉर्मल एंगल 118 डिग्री, जो आपके स्टील वगैरह जो आपका जो कार्बन स्टील है उनकी कटिंग में जो ड्रिलिंग में काम में आता है। ड्रिल चेक फिटेड ऑन द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल बाय मींस ऑफ ड्रिफ्ट, यानी एकदम अपन जो है चोट मारकर ऊपर जो है फेंक करके उसको अपन नॉट मोस्ट पॉसिबल, ये मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ड्रिफ्ट के हिसाब से। नेक्स्ट लें। एक जो चूड़ी है उसके ऊपर लिखा हुआ है M12 1.25, तो यहाँ 1.25 जो है वो पिच को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है चूड़ी के पिच को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 75 द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक द गैप बिटवीन मैचिंग पार्ट, जो मैचिंग पार्ट्स के बीच में जो गैप को मेजर करता है उसको बोलते हैं अपन फिलर गेज। क्या बोलते हैं फिलर गेज। फिलर गेज में कई साइज की पट्टियां होती है, उन पे माप उसका लिखा होता है और उस माप के हिसाब जो अपना गैप कहीं दो मैचिंग पार्ट के बीच में आ जाता है उसको नापने के लिए अपन फिलर गेज काम में लेते हैं।
76 द स्पीड एट विच द कटिंग एज पासेज ओवर द मटेरियल विच कटिंग इज नोन एज, उसको बोलते हैं कटिंग स्पीड। 77 द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग ए फिनिश्ड प्रीवियस होल ड्रिल्ड होल टू एक्यूरेट साइज यूजिंग ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल से जो अपन अगर उसका वो करते हैं बोरिंग, वो बोरिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं रीमिंग। क्या बोलते हैं? रीमिंग। मैट्रिक थ्रेड का एंगल मैंने पहले बताया था 60 डिग्री का होता है। 79 द टूल यूज्ड टू कट एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए जो टूल काम में लेता है उसको बोलते हैं डाई। द शेंक ऑफ ए हैंड टैप हैज 3 रिंग मार्क्ड ऑन देन इट इज। अगर कोई जो टेप है उसके ऊपर 3 मार्क्स डले हुए हैं तो वो जो अधस्थली यानी बॉटमिंग टेप होगा। थैंक्स, आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको पेपर का जो सॉल्यूशन दिया है अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं इसके बाद में आपको जो है इसके अंदर जो मोस्ट क्वेश्चंस पूछे हैं उनके रिलेटेड जो थ्योरी है वो आपको मैं अपलोड करूंगा। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहें, मेरे जो चैनल पे बने रहें, और जो चैनल का जो है उसके ऊपर जो बेल का आइकन आ रहा है उसको ऑल पे करके रखें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको मैसेज आ जाए। थैंक्स।